हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो लेसन 1 है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस इसके पहले जो है 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इस लेसन का अपलोड कर दिया है। इस रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर से रिलेटेड जो रिलेशंस टॉपिक से रिलेटेड बातें थे उनको हमने 2 लेक्चर्स में पहले ही करवा दिया है, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया जा रहा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। बिकॉज हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स अपलोड किया है उसमें रिलेशंस टॉपिक से रिलेटेड, संबंध से संबंधित हमने सारी बातें कर ली है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। बट फंक्शन जो फलन टॉपिक बचा हुआ है, फंक्शन है, इस पर इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर देंगे, जिससे आपका फ्रेंड्स भी पढ़कर आपकी तरह तेज हो जाएगा। और आइए जानते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में डिटेल बता दिया गया था, क्या होता है, क्या डोमेन होता है, क्या टाइप्स होता है, वो सारी बातें करवा दिया गया है। फंक्शन के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि आप पेपर पेन लेकर बैठें, उसे नोट भी करें जो बताया जाएगा, और साथ ही साथ कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ही यहाँ ही ध्यान देना है, स्क्रीन पर ही ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, तभी इस चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि इतना आसान भी ये सब नहीं है। अधिकांशतः स्टूडेंट ये सब छोड़ भी देता है, नहीं सीखता है। बट हमें पूरी विश्वास है कि आप इसे सीखेंगे, बस ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। देखिए, हम लोग जानने चाहेंगे कि फंक्शन ये होता क्या है, ये क्या है भाई, फंक्शन क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, तो ए से बी में हम लोग रिलेशन डिफाइन करते थे ना। और वो रिलेशन क्या होता था, तो सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। ठीक, इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, उनको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप इससे पहले के टॉपिक्स को पढ़ लेना होगा आपको। ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स के जितने भी सबसेट्स होंगे, वे इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं, तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय जो होता है, प्रत्येक सबसेट जो होता है, वो क्या कहलाता है, एक संबंध कहलाता है ए से बी में। ठीक, तो रिलेशन क्या होता है ये बता दिए थे, बट हम इस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे जो हमने बताया अभी डेफिनेशन। बट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। तो आइए हम फलन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। let f be a relation from a to b। देखिए, हमने क्या मान लिया कि f एक रिलेशन है, संबंध है, किससे किसमें, सेट a से सेट b में। let f be a relation from a to b such that ऐसा है वो रिलेशन कि for all x belongs to a, जितने भी सेट a के एलिमेंट हैं उन सभी के लिए क्या है, तो fx belongs to b। जितने भी सेट a के एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए कोई नंबर जो है वो b में बिलोंग करेगा, जो इससे रिलेटेड होगा। किससे, सेट ए के एलिमेंट x से रिलेटेड होगा, चाहे उस सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो, सभी के लिए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए कॉमा fx बिलोंग्स टू b, कॉमा नहीं इम्प्लाइज लिखिए, एंड fx is unique, then
then f is said to be a function, f is said to be a function from a to b। अब समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको लिखकर बताया गया कि ए और बी दो सेट है कोई, और सेट ए से सेट बी में एफ क्या है, एक रिलेशन डिफाइन हुआ है, ठीक। तो इस रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। कब कहते हैं, तो सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वे एलिमेंट्स के लिए यूनिक इमेज मिलना चाहिए, किसमें, बी में। और सारे एलिमेंट्स के लिए अगर हम एक लाइन में इसका डेफिनेशन बोलें तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, रिलेशन एफ डिफाइन हो रहा है, तो उसे हम लोग फंक्शन कब कहेंगे, उसे हम लोग फंक्शन तब कहेंगे जब सेट ए के एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलता है किसमें, बी में। बस इतना याद रखना है, ठीक। एफ एक्स क्या होना चाहिए, यूनिक। एफ एक्स इज द इमेज ऑफ एक्स। जैसा कि इमेज और प्री इमेज हमने पहले बताया था, यहाँ भी हम लोग इस पर जो है डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए जैसा कि हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ले लिए ए और दूसरा सेट ले लिए क्या, बी। सेट ए ले लिए और यहाँ पर ले लिए सेट बी, और ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम हमने दे दिया एफ, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए से बी में जिसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ। अब x का वैल्यू हम इसमें से लेंगे, सेट ए में से, तो इसका ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किसमें, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर रिलेटेड होना चाहिए और यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। मतलब x का वैल्यू हम लोग सेट ए से डालेंगे फंक्शन में, ये इसमें रिलेशन से, तो रिलेटेड होगा किसका, b का एलिमेंट किसी एफ एक्स से, इसका रिलेशन इससे होगा। तो जो हम लोग a में से हम लोग इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, वो कहलाता है इनपुट। क्या कहलाता है, इनपुट। और जो ये मिलेगा इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, इसे हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। और जो रिजल्ट मिला इधर, आउटपुट जो मिला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो इनपुट है जिसे हम लोग प्री इमेज कहेंगे, और x का आउटपुट क्या है, तो fx है। x का इमेज क्या है, तो fx है। अगर f जो है एक रिलेशन है a से b में और x के ईच एलिमेंट का इमेज b में मिल रहा है, तो हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक। इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो इसे देखिए डिनोट कैसे करते हैं, एफ मैपिंग ए टू बी, एफ मैपिंग ए टू बी से डिनोट करते हैं। इसको मैपिंग भी पढ़ते हैं और ऐसे देखिए लिख दे रहे हैं, एफ मैपिंग ए टू बी। मतलब एफ जो है एक फंक्शन है ए से बी में, या एफ एक मैपिंग है किससे किसमें, ए से बी में। तो आप इसे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या एफ मैपिंग ए टू बी बोल सकते हैं, ठीक। जैसा कि अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर दिखा दे तो आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ों की जानकारी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, लेट a इक्वल टू, हमने एक सेट ले लिया यहाँ पर, ऐसा सेट लिया -1 0 1 2, इस टाइप का हम सेट ले लिए, ठीक। और b इक्वल टू एक सेट ले लिए, इसमें एलिमेंट्स ले लिए -3 -2 0 1 भी ले लीजिए माइनस में, और 0 और 1 2 ऐसा हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ के बाद देखना है, एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम a टू b, इस टाइप का रिलेशन हमने डिफाइन किया कि इसमें f इक्वल टू हमने लिख दिया x सच दैट fx इक्वल टू x प्लस कितना 2, x प्लस 2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास दो सेट है ना, हमारे पास क्या क्या है, दो सेट हैं। इसमें देखिए क्या क्या है,
एक्स का वैल्यू लेना है सेट ए से और फंक्शन का वैल्यू कहाँ मिलेगा, बी में। ये रिलेशन ही हम चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। आपको दिखाते हैं क्या है। इसमें और एलिमेंट्स अगर हम इंक्लूड कर दें तो बेहतरीन होगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर हम इरेज करके 1 करते हैं, एक सूटेबल एग्जाम्पल ले पाएँ। 1 कर दिए, और इसमें भी हम थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, कुछ और एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 3 भी ले लिया। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स, इसमें से ए को इनपुट करेंगे, किसको, ए को इनपुट करेंगे तो ए में से वो -1 को अगर रखेंगे तो -1 और +1 क्या मिल जाएगा, 0। मतलब -1 का इमेज क्या मिल रहा है, 0। वो 0 का क्या मिलेगा, 0 का 1, क्योंकि 0 + 1 क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 1 का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 का क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कितना, -1, 0, और क्या इसमें आएगा 0, 1, और क्या इसमें आएगा, और इसमें आएगा 1, 2, और इसमें क्या आएगा तो 2, 3। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या किया, तो इस एफ जो रिलेशन था ए से बी में, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब ज़रा देखिए सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सभी का इमेज मिल रहा है कि नहीं, सभी का इमेज मिल रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। ठीक, साथ ही साथ इसका जो एलिमेंट्स जितने भी हैं सभी का इमेज बी में यूनिक ही मिला है। देखिए क्या कभी ऐसा है कि -1 का 0 भी है और -1 का और भी कुछ है, ऐसा तो नहीं है। या 0 का 1 है और 0 का और कुछ इमेज है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए लिखेंगे हेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a implies fx belongs to b यूनिकली। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के लिए fx जो है b में बिलोंग कर रहा है यूनिकली। देयरफॉर f मैपिंग a to b इज ए फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है बात। फंक्शन को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसा कि ये सारी बातें बताया गया और आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे फंक्शन के डेफिनेशन के बाद क्या, तो फंक्शन के डेफिनेशन के बाद हम लोग अब जानेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। क्योंकि आप लोग जो है रिलेशन में भी डोमेन पढ़े थे और रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, तो फंक्शन का भी डोमेन होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इफ मैपिंग a to b इज ए फंक्शन, अगर f जो है एक फंक्शन है, किससे किसमें, सेट a से सेट b में f अगर एक फंक्शन है, देन सेट a इज कॉल्ड, सेट a को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेट a इज कॉल्ड डोम f, या शॉर्ट में हम लोग डोम f लिखे हैं, डोमेन ऑफ f बोलते हैं। क्लियर है बात। देखिए आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास सेट a और सेट b दो सेट्स हैं, ठीक, और सेट a के जो एलिमेंट्स b में रिलेटेड होते थे उनका कलेक्शन, उनका सेट जो है डोमेन कहलाता था, रिलेशन में बताए थे। ठीक, तो फंक्शन में क्या है, फंक्शन का तो ईच एलिमेंट का इमेज, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट का ही इमेज इसमें मिल रहा है सेट बी में, इसलिए पूरा सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। क्लियर है बात। पूरा सेट ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, क्योंकि सेट ए के ईच एलिमेंट का इमेज कहाँ मिलता है, बी में मिलता है। क्लियर है बात। और रिलेशन में आप पढ़े थे कि इसका जिस एलिमेंट का इमेज बी में मिलेगा उसका सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम a इक्वल टू यहाँ पर सेट ले लें, इसमें ले लिए 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू हमने ले लिया इसमें 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 ऐसा ले लिए। ठीक, अगर हम आपसे एक आपको फंक्शन दे दें a से b में और यहाँ पर fx इक्वल टू हमने दे दिया क्या, तो x² दे दिया, क्या दे दिया, fx इक्वल टू x²,
अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसका डोमेन फाइंड करिए, तो डोमेन से पहले आप एफ फाइंड कर लीजिए और देखिए कि इस सेट ए के किस किस का इमेज जो है बी में मिलता है। जाहिर सी बात है, ये श्योर है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का इमेज जो है सेट बी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करना है ना इसलिए। फिर 4 रखेंगे तो 4 का 16 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं सेट ए के ईच एलिमेंट का, सेट ए जो है इसके ईच एलिमेंट का इमेज जो है वो बी में मिल रहा है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, सेट ए से बी में एफ एक फंक्शन है। सेट ए से बी में एफ क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, अभी हम बोलें कि सेट ए से बी में रहेगा तो सेट ए को डोमेन बोलेंगे, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा। इसलिए अगर हम कहें कि डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन आप क्या लिखेंगे, तो डोमेन जो हो जाएगा उसमें हम लोग लिखेंगे सेट ए वाला सारा एलिमेंट, मतलब इसमें 1 2 3 4 बस, ठीक है। तो ये आपका इस सेट का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन हमने निकाल दिया। क्लियर है बात, समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शन का कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, ये तो और आसान सा टॉपिक है। आपको बताया जा चुका है कि अगर हमारे पास ए से बी में कोई फंक्शन है, इफ f is a function, f is a function from f is a function, f is a function from a to b। f अगर फंक्शन है किससे किस में, a से b में, then set b is called, सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। उस फंक्शन का हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, किसको, सेट बी को बोलते हैं। क्लियर है बात, किसको, तो सेट बी को। देखिए अगर आपके पास सेट ए और सेट बी दो सेट हैं और ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो जिसमें आपका आउटपुट्स मिल रहा है, ये तो सेट ए है सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी में तो इनपुट हम लोग इसमें से कर रहे हैं सेट ए में से, तो सेट बी में आउटपुट मिल रहा है। तो जिस सेट में आपका आउटपुट मिल रहा है, इमेजेज मिल रहे हैं एलिमेंट्स के, वो पूरा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी है, ये सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंज है। तो आप रेंज को बेहतरीन ढंग से समझना होगा आपको। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ ए फंक्शन, फलन का परिसर क्या होता है। देखिए जिस तरह से आपको बताया गया था इसमें रिलेशन में, परिसर का डेफिनेशन, प्रांत, परिसर और ये सह प्रांत, इन सभी चीज़ें यहाँ भी सेम ही है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यहाँ भी वही चीज़ है, बट यहाँ पर फंक्शन में है। देखिए क्या होता है, लेट f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम लोग लेट कर लें कि सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन f डिफाइन हो रहा है, देन सेट ऑफ ऑल इमेजेज is called a function. Set of all images is called range of a function. फंक्शन का रेंज कहलाता है कौन, तो वह सेट
जिस सेट में सारे इमेजेज आ जाएंगे। देखिए क्या बताया गया यहाँ पर कि अगर एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में, तो सेट ऑफ ऑल इमेजेज का जो सेट होगा, जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के होंगे उसका जो इमेज मिलेगा बी में, तो इमेजेज का जो सेट होने का वो रेंज कहलाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ का मतलब हुआ क्या, रेंज ऑफ एफ का मतलब हुआ कि एक सेकेंड, रेंज ऑफ एफ का हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं रेंज के बारे में। रेंज के बारे में हमने लिखा है कि अगर सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो फंक्शन का जो वैल्यूज मिलेंगे उसका सेट अगर हम रेडी कर दें तो वो सेट क्या कहलाएगा, एफ का, उस फंक्शन का रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अगर है तो आप कमेंट में बताएं। समझ में आ रहा है तो हाँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में वो भी बताएं, ठीक है। और क्योंकि आप स्क्रीन के उस पार, हम स्क्रीन के इस पार, कैसे समझेंगे कि आप समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कि हाँ हम समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट बातों को जानेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, रियल फंक्शन। देखिए रियल फंक्शंस क्या होता है। अब यहाँ से आपको बेहतरीन ढंग से सारी बातें समझ में आएगी और पीछे जो बताया गया ये सारा बात याद होना चाहिए, तभी आगे की बातें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ठीक। तो रियल फंक्शन देखिए क्या होता है। रियल फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। ए फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन, वैसा फलन वैसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों जो होगा वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा, है ना। तो ए फंक्शन हुज डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर सबसेट्स ऑफ R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ R इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। वो क्या कहलाता है, तो रियल फंक्शन कहलाता है, ठीक। वो रियल फंक्शन कहलाता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ, तो वो रियल फंक्शन कब कहलाएगा, जब सेट ए और बी दोनों रियल नंबर के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। मतलब वो डोमेन और कोडोमेन दोनों जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर आर का सबसेट होना चाहिए। क्लियर है बात। मतलब एफ सेट ए भी जो होगा सबसेट होगा आर के, और सेट बी भी सबसेट होगा किसका, आर के। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है रियल फंक्शन है, ठीक। अब कुछ है हमारे पास रियल फंक्शंस का कलेक्शन है। कुछ रियल फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे जो नीचे दिया गया है। सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, उनके ग्राफ के साथ समझेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक्स क्या क्या हैं। मतलब हम कहें तो बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं ये सब। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए हम लोग जो भी फंक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे वे सारे टाइप्स जो होंगे उसका हम लोग डेफिनेशन एंड ग्राफ दोनों के बारे में जानेंगे। ग्राफ भी बनाकर हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या क्या है। कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं और क्या किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे आप देखिए। ए फंक्शन, ए रियल फंक्शन अगर हम कहें, ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर, एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन हो रहा है, इज सेड टू बी ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू के, एफ एक्स इक्वल टू हमने के ले लिया, वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है,
तो कांस्टेंट है जी। ठीक, तो याद रखना है। हमने यहाँ पर क्या लिया कि एक ऐसा रियल फंक्शन जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन हो रहा है, और एफ एक्स इक्वल टू के इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। इसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्लियर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी इनपुट करिए, एफ एक्स इक्वल टू अगर हम के दे दें तो x के जगह हम कुछ भी इनपुट करेंगे, x के जगह कुछ भी रखेंगे तो बार बार सेम ही आउटपुट मिल रहा है, k ही मिलेगा। x के जगह 1 रखिए तो भी k, 2 रखिए तो भी k, मतलब इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन कहते हैं। ठीक, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाकर हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, फ्री हैंड से बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। एक्स डैश एक्स यहाँ पर ले लिए, वाई वाई डैश हमने ले लिया। ठीक, और अगर हम बोलें कि x इक्वल एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ खींचना है तो हम इस पर हम एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। इनपुट हम इस पर से कर लेंगे एक्स एक्सिस से, और आउटपुट हम लोग इस पर ले लेंगे। ठीक है, किस पर, सेट वाई एक्सिस पर हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस टाइप से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है k है। ठीक, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है, 0, k हम ले लेते हैं। तो 0 रखेंगे अगर इस फंक्शन में x के जगह 0 रखेंगे तो f0 का भी वैल्यू k मिलेगा। f1 रखेंगे तो भी k मिलेगा। अगर हम -1 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, k मिलेगा। मतलब f2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, k मिलेगा। मतलब बार बार क्या हो रहा है, इनपुट हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं बट आउटपुट सेम ही मिल रहा है। तो हम लोग ग्राफ कुछ इस टाइप से इसका बनाएंगे। ये किसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ हो गया। क्लियर है बात, एफ एक्स इक्वल टू के का ये ग्राफ हो गया। समझ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ। अगर हम बोलें कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, आपको बताएं कि अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है तो सेट ए को डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन आर हो जाएगा क्योंकि सभी रियल नंबर पर ये डिफाइन हो रहा है। ठीक, और रेंज क्या होगा, तो रेंज तो यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या, के, बिकॉज सेट ऑफ के, बिकॉज हमेशा क्या हो रहा है, आउटपुट सेम ही मिल रहा है, के मिल रहा है, तो इसमें रेंज के का सेट हो जाएगा। क्लियर है बात। कांस्टेंट फंक्शन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब याद रखना है कोई भी इनपुट करें तो आउटपुट हमेशा सेम मिलेगा। तो उस टाइप के उस केस में जो फंक्शन होगा उसे हम अचर फलन कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्लियर है बात। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट तत्समक फलन। इसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है तो समझने का प्रयास करिए। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ए रियल फंक्शन एक वैसा रियल फंक्शन जो एफ हो और डिफाइन हो रहा है आर से आर में। ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब इसका है कि हम लोग जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट भी मिलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब समझने का प्रयास करिए, देखिए इसमें क्या हम बता रहे हैं। अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, +1 रखेंगे तो +1 मिलेगा। जो आप इसमें इनपुट कर दिए वही क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक, ऐसा ही तो बता रहा है इसमें। तो इस टाइप के अगर कोई फंक्शन रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग तत्समक फलन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात। अगर आप F3 रखिएगा तो F3 मिलेगा। इस टाइप से इसमें इनपुट आउटपुट का खेल है। आप इसका ग्राफ की हेल्प से बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। देखिए इसका ग्राफ क्या होगा। x डैश
वाई बोरिंग फील नहीं करना, आप कंसंट्रेट होकर चीज़ों को अगर समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। हमने यहाँ पर O00 ले लिए, ओरिजिन ले लिए, ठीक। अब जरा देखिए इसमें हम क्या बताएं। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3, ऐसा हमने ले लिया। इसमें 1 2 3 4 ऐसा ले लिए। अब आप अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ पर होगा, हम रेड से कर देते हैं 0 पर 0। अगर आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ पर होगा। 2 रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा, होगा ना। अगर आप 3 रखेंगे x का वैल्यू तो फंक्शन का वैल्यू 3 मतलब यहाँ पर मिलेगा। 4 रखेंगे x का वैल्यू तो इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए हम क्यों न कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्राफ इसका ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसा जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, तो ये ग्राफ हो गया f(x) = x का ग्राफ हो गया, जिसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन हो जाएगा R एंड, क्योंकि A से B में है तो सेट A को डोमेन, तो ये हो जाएगा डोमेन। एंड रेंज क्या होगा, तो जो इनपुट कर रहे हैं वही तो आउटपुट मिल रहा है, इसलिए रेंज भी क्या होगा, R होगा। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या हो तो बताएं, कमेंट में बताएं। ये सब जो है बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, तो आप इसे समझ गए हैं, चलिए अच्छी बात है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, अपने आप में बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर जगह आपको काम आएगा। मापांक फलन देखिए क्या होता है। मापांक फलन, ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग R/R, एक रियल फंक्शन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन हो रहा है, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन होता है ये, तो इसका देखिए डेफिनेशन, डिफाइंड बाई f(x) = mod x, ऐसे। और ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप पहले से जानते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू x मिलेगा, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल लेंगे 0 से, और -x मिलेगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन लेंगे 0 से, ठीक। ये इसका डेफिनेशन है। समझ रहे हैं बातों को, फिर से देखने का प्रयास करिए, फिर से इसे समझिए, देखिए क्या बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरह से लें, जो भी इनपुट करना है कहाँ से करना है, जो भी इनपुट करना है आपको वो सेट R से करना है, रियल नंबर के सेट से करना है, ठीक, और आउटपुट रियल नंबर के सेट में मिलेगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि बोला है कि जो भी आप इनपुट 0 या 0 से बड़ा करेंगे तो ये आपका रिजल्ट होगा, मतलब जो आप रखेंगे वही वैल्यू मिलेगा, और अगर 0 से छोटा रखेंगे तो वो साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 0 से छोटा जो नंबर है वो ऑलरेडी निगेटिव है, ये कैसा है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x ऑलरेडी निगेटिव है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यूज मिलेगा हमेशा एक नॉन निगेटिव मिलेगा, राइट। मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका क्या डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा कितना, तो R, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, लेकिन रेंज जो होगा वो क्या होगा, तो रेंज जो हो जाएगा वो 0 मिलेगा एटलीस्ट, या 0 से बड़ा कुछ भी मिल सकता है, 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा जनाब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन कि अगर 0 या 0 से बड़ा रखें तो वही मिल जाएगा जो हम रखे हैं, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, और अगर 0 से लेस देन रखेंगे
तो उसमें साइन माइनस लगा के लिखना होगा आपको आंसर। मतलब 0 से छोटा लिखेंगे, निगेटिव रखेंगे तो उसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसा कि आप समझने का प्रयास करिए, अगर हम इसमें 2 रखें तो 2 क्या है, 0 से बड़ा हम रख रहे हैं तो 2 ही मिलेगा आंसर। बट अगर हम -3 रखें तो -3 क्या है, 0 से छोटा रखे हैं, इसका मतलब यहाँ रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ रखिएगा तो -3 क्या आएगा, +3। मतलब इतना याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और एक केस में 0 देगा, व्हेन वी पुट 0। क्लियर है बात। चलिए ग्राफ इसका जानते हैं ना, ग्राफ जानना आवश्यक है। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए देखिए हमने 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और क्या ले लिए, वाई एक्सिस भी ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हम ओरिजिन ले लिए, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, -1 रखेंगे तो भी 1 ही मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव मिल जा रहा है ना, इसलिए। -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा है, और इस टाइप से मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये किसका ग्राफ हुआ, f(x) इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ, f(x) इक्वल टू mod x का ग्राफ हुआ। क्लियर है बात। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चीज़ों को। इसके डोमेन और रेंज के बारे में आप समझ ही गए, तो आपको ये बेहतरीन ढंग से याद रखना होगा, इसको आपको अवश्य याद रखना होगा, क्योंकि जब आगे का कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। क्लियर है बात। डोमेन एंड रेंज भी आपको याद रखना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी कैलकुलस में आपको हेल्पफुल होगा, तो आपको याद रखना होगा। क्लियर है बात। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है इस फंक्शन का, नेक्स्ट है चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए ये क्या है, ए रियल फंक्शन, ए रियल फंक्शन, सभी रियल फंक्शन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग R टू R, ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग R टू R, f(x) इक्वल टू mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, is called सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। देखिए क्या इसमें हमने बताया, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है f जो R से R में डिफाइन हो रहा है, ठीक, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, और यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि f(x) इक्वल टू क्या है, mod x by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो आप इसे समझिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, f(x) इक्वल टू लिख दिए क्या कि mod x by x when x not equal to 0। अब आप सोचिए x not equal to 0 में 2 केसेस हैं, आइदर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, x लेस देन भी 0 हो सकता है, और x इक्वल टू 0 तो दिया ही है, x इक्वल टू 0 पर क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब आप सोचिए जब x ग्रेटर देन 0 रहता है तो अभी तुरंत पीछे बताएं कि mod x इक्वल टू x, मतलब यहाँ पर x बाई x हो जाएगा तो कट के आएगा क्या, 1। और x लेस देन 0 के केस में mod x का वैल्यू क्या बताए हैं, -x, तो -x बाई x, तो ये कट के क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब सिग्नम फंक्शन 3 वैल्यू देता है, क्या, 1, -1 और 0। 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0, -1 जब x लेस देन 0, और 0 जब x इक्वल टू 0। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें आप समझ पाए। अगर हम आपसे बोलें कि डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन आप क्या बताएंगे, R बताएंगे, क्योंकि 0 से बड़ा पर, 0 से छोटा पर, 0 पर सब पर डिफाइन हो रहा है, ऑल रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है, इसलिए डोमेन R होगा, ठीक। लेकिन अगर हम रेंज पूछें तो रेंज आप क्या बताएंगे, रेंज में 3 ही एलिमेंट, एक -1, एक 0 और 1 आएगा, क्योंकि आउटपुट इसका यही तीनों तो आ रहा है। समझ पा रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ आपसे पूछें तो आप ग्राफ क्या बताएंगे, कैसे बनाएंगे ग्राफ। देखिए ग्राफ के लिए
यहाँ पर 0 ले लिए, यहाँ पर ले लिए 1, यहाँ पर ले लिए -1। ठीक, अगर हम 0 रख रहे हैं उस केस में क्या मिल रहा है, जिस टाइम हम 0 रख रहे हैं उस टाइम तो 0 ही मिल रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम 0 नहीं रख रहे हैं, 0 से थोड़ा बड़ा रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से अगर हम बड़ा रख रहे हैं तो उस केस में तो 1 नहीं आ रहा है कि आ रहा है, उस केस में 1 ही आ रहा है। हाँ, उस केस में 1 आ रहा है। ठीक, और 0 पर -1 नहीं है, लेकिन 0 से लेस देन पर -1 है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हुआ, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ। क्लियर है बात, समझ रहे हैं बातों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में बताएं इस बात को। और हम अब बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ए रियल फंक्शन, देखिए लिखते हैं ए रियल फंक्शन, ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग R/R, एक रियल फंक्शन एफ मैपिंग R/R एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, क्या बॉक्स एक्स हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज सेड टू बी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, वेयर बॉक्स एक्स की जगह क्या है, तो वेयर ये बॉक्स एक्स का मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मेरे कहने का मतलब है कि वैसा ये फंक्शन है, वैसा रियल फंक्शन है जिसमें जो भी हम इनपुट करेंगे वो रियल नंबर से करेंगे, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका वैल्यूज मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, बड़ा से बड़ा इंटीजर मिलेगा। लेकिन कैसा, तो वो जो पुट किए हैं उससे छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप इसमें 2 रखेंगे तो बॉक्स 2, इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा, बिकॉज ये खुद एक इंटीजर है। ठीक, तो बोला है कि इसके इक्वल भी आ सकता है। लेकिन अगर आप 2.5 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2.5 रखने के बाद इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको बताया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जो आप रखे हैं उससे छोटा मिलना चाहिए लेकिन बड़ा से बड़ा इंटीजर। तो 2.5 से छोटा तो बहुत सारे इंटीजर हैं, इससे छोटा इंटीजर में तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, माइनस में भी है, बट इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट 2 है, इसलिए इसका वैल्यू 2 होगा। नहीं समझे? देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर हम इसमें लिख दिए 2.99 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2.99, इसका भी वैल्यू 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2.9 से लेस देन, जो भी आप रखेंगे उससे लेस देन देखना है। ठीक, तो उससे लेस देन बहुत सारे इंटीजर हैं, 2.9 से छोटा बहुत सारे इंटीजर है, बट उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, तो 2 है। क्लियर है बात? तो ये हुआ। अगर आप इसमें रख देते हैं -3.2, तो -3.2 जब आप रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए -3.2 से छोटा, अगर -3.2 यहाँ ले तो इससे छोटा इंटीजर क्या क्या आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, बहुत सारा आएगा। लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 है, इसलिए -4 हो जाएगा। एक लाइन में आपको बताएं, याद बस इतना रखना है कि जो भी आप इनपुट करेंगे उसके जस्ट बिफोर वाला इंटीजर कौन है, जस्ट बिफोर इंटीजर इज -4 हेयर, सो -4 इज आंसर। हेयर 2.99, तो 2.99 के पहले वाला जस्ट बिफोर इंटीजर 2 है, इसलिए 2, लेकिन यहाँ पर 2 खुद एक इंटीजर है, इसलिए 2 ही इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात? आप इसका ग्राफ जानना चाहते हैं ना, देखिए ग्राफ क्या होगा। ग्राफ समझ लेंगे, समझ लीजिए ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए
यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश ले लिए, एक्स एक्स डैश ले लिए जी। अगर हम जीरो रखें यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2, यहाँ पर 1 2 ऐसे, -1 -2, ठीक। और यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं। अगर हम जीरो लेंगे तब तो जीरो ही मिलेगा, लेकिन जीरो से बड़ा भी कुछ लेंगे तो भी जीरो मिलेगा, लेकिन जिस टाइम 0.999 लेंगे तो भी जीरो मिलेगा। बट अगर हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। फिर 1 पॉइंट समथिंग भी लेंगे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन ज्यों ही हम 2 लेंगे तो 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक। फिर से आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक करके आप समझ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर -1 लेंगे तब तो -1 ही मिलेगा, लेकिन -1 से थोड़ा और ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा में भी -1 मिलेगा, -1 ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप ज्यों ही यहाँ पर जीरो लेंगे तो -1 नहीं मिलेगा, यहाँ पर ब्लैंक देखिए हम छोड़ दिए। अगर -2 लेंगे तब तो -2 ही मिलेगा, क्योंकि खुद एक इंटीजर है। -2 पॉइंट समथिंग लेंगे तो भी -2, लेकिन जो ही -1 लेंगे तो -1 नहीं मिलेगा, क्या, सॉरी -1 लेंगे तो -2 नहीं, -1 मिलेगा। ये इसका ग्राफ हुआ। अगर हम आपसे इसका डोमेन पूछेंगे तो डोमेन क्या बताइएगा, डोमेन तो आर बताएंगे, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पर ये डिफाइन हो जा रहा है ना, सारे रियल नंबर पर। लेकिन रेंज अगर आपसे हम पूछें तो रेंज आप क्या बताइएगा, रेंज इंटीजर का सेट जेड बताना होगा, समझें। क्यों, क्योंकि जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, इंटीजर्स है। और अभी तुरंत बताएं कि जो आउटपुट्स मिलेंगे, जो इमेजेज मिलेंगे, उस इमेज का सेट क्या है, तो इमेज का जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका रेंज कहलाता है। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रियल फंक्शन, यहाँ भी रियल ही फंक्शन, देखिए सारे रियल फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सभी रियल फंक्शंस के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझे। तो देखिए ए रियल फंक्शन कैसा रियल फंक्शन, तो एफ मैपिंग आर टू आर, एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए क्या होना चाहिए, तो ए ग्रेटर देन 0 बट ए नॉट इक्वल टू 1। यहाँ जो ए लिए हैं हम, एक नंबर है, ये आर्बिट्रेरी नंबर हमने लिया, ऐसा नंबर लेना है कि वो 0 से बड़ा हो बट 1 से इक्वल नहीं हो, ठीक। ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू इतना, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। ए रियल फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्लियर है बात, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब देखिए बातें क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दो केसेस बनते हैं ना, दो केसेस बनते हैं। इन फर्स्ट केस क्लास 11th में फंक्शंस से पढ़ाया गया तो उसमें सारी बातें बताया गया है। देखिए फर्स्ट केस में क्या कि हो सकता है कि ए, अगर हम आपको बोलें इस टाइप से लिखने के लिए कि ए जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा लेना है और 1 के बराबर नहीं लेना है, तो हो सकता है कि आप 0 और 1 के बीच ए ले लेंगे या 1 से बड़ा ले लेंगे, हो सकता है ना। तो दो केसेस यहाँ पर बनेगा और दोनों केस में हम लोग जो है इस बात को समझेंगे। तो देखिए क्या है,
केस फर्स्ट में पहले केस फर्स्ट में क्या लेंगे, वेन क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा और लेस देन 1 रहेगा। ए 0 से बड़ा ले लेंगे और 1 से छोटा लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, तो आप देखेंगे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है, यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं ए वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू है ए टू दी पावर एक्स, सही है ना। आप अगर x का वैल्यू 0 रखें, देखिए x तो वेरिएबल है, कोई भी आप रियल नंबर इसके जगह पुट कर सकते हैं, तो जब आप f0 निकालिएगा तो a टू दी पावर 0 और a टू दी पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि किसी नंबर का पावर नॉन जीरो नंबर है ना a, तो इसका पावर 0 करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि f0 का वैल्यू 1 मिला, मतलब एक पॉइंट मिला जिससे ग्राफ गुजरेगा, वो पॉइंट क्या होगा, तो ग्राफ किससे पास करेगा, लिखेंगे देयरफॉर ग्राफ पासेस थ्रू किससे ग्राफ पास करेगा, तो ग्राफ पासेस थ्रू 0,1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ 0 1 से पास करेगा। ये बात क्लियर हो गया। एक बात और समझिए, a का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 1/2 लिए, तो इसका पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे इसका वैल्यू घटेगा। आप पावर 2 रखिए तो 1/4 मिल जाएगा, ठीक, तो घटा ना पावर, अगर सॉरी वैल्यू, अगर आप पावर 3 करिएगा तो 1/8 मिलेगा, तो घटा ना इसका वैल्यू। तो जैसे जैसे पावर आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उस बात को भी लिखेंगे कि एंड वेन एक्स इंक्रीजेज, जब एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स इंक्रीजेज, देन एफ एक्स डिक्रीजेज, एक्स का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक। और ग्राफ कैसे जाएगा, तो 0 1 से। तो आप देखिए इस केस में, फर्स्ट केस में ग्राफ कैसे जाएगा, फर्स्ट केस में आपको हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। एक्स डैश, यहाँ पर x ले लिए, यहाँ पर y ले लिए, यहाँ पर y डैश ले लिए, और अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने ले लिया 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर 3, ऐसे यहाँ पर -1 -2, ऐसे यहाँ पर ले लिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, ठीक। ग्राफ किससे गुजरेगा, 0 1 से। 0 1 कहाँ है, तो 0 1 यहाँ है, देखिए यही ना 0 1। और बोला है क्या कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू घटेगा, मतलब क्या, तो ऐसे जाएगा ग्राफ, ये देखिए ऐसे, क्लियर है। x का वैल्यू देखिए जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू डाउन होते चला जा रहा है ना, ये देखिए घटते चला जा रहा है। ये किसका ग्राफ हुआ, एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का, कब, तो वेन, कब ऐसा होगा, जब a का वैल्यू आप 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेंगे तब। क्लियर है बात, तो ये बातें आपको समझना आवश्यक है, ठीक है। चलिए केस 2, हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या, तो देखिए केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में बस यही ना कि a का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 से बड़ा a का वैल्यू रहेगा, तो जैसे जैसे वेन लिखेंगे, वेन x इंक्रीजेज, x का वैल्यू जब इंक्रीज करेगा, देन एफ एक्स आल्सो इंक्रीज, ठीक, एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा। देखिए इसमें ग्राफ कैसे जाएगा, तो इसमें ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पर क्या था हमारा 0,1 था ना, इससे पास कर रहा है, तो x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो एफ एक्स का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा, यस। इसमें टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ टच किया वहाँ y 0, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0, तो फंक्शन का वैल्यू कभी 0 मिलेगा क्या, आप सोचिए तो। एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लीजिए, और ये क्या है, नन निगेटिव है, नन जीरो है, बेस इसका नन निगेटिव है, नन जीरो है, मतलब 0 या 1 के बीच का है, चाहे 1 से बड़ा है, कुछ भी है,
तो इसके पावर को कुछ भी आप रखेंगे, इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। आप इसको नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए अब हम इसका डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन R हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर रहे हैं x के जगह। और रेंज क्या होगा, तो जो भी मिल रहा है वैल्यू वो क्या मिल रहा है, तो 0 से बड़ा ही मिल रहा है इन्फिनिटी तक। देख लीजिए ग्राफ, ये 0, ये इस पर आता तो 0 मिलता, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है, इससे ऊपर ही मिल रहा है। इसलिए क्या होगा इसका ग्राफ, इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा। क्लियर है बात। चलिए नाउ फॉर नेक्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लॉगरिथम का बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फादर ऑफ लॉगरिथम जॉन नेपियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जॉन नेपियर को कहा जाता है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना होगा। अब हम लोग जानेंगे लघुगणकीय फलन के बारे में। लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए इसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। क्या है, ध्यान से देखिए। लेट एफ मैपिंग R to R, लेट एफ मैपिंग R to R, fx इक्वल टू log x टू दी बेस a। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, fx इक्वल टू log x टू दी बेस a, वेयर a जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस केस में इसे हम क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, इसे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि डिफाइन कैसे होता है, इसका मतलब क्या है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ y इक्वल टू log x टू दी बेस a, बोथ इम्प्लाइज x e टू दी पावर, सॉरी एक सेकेंड, अगर y इक्वल टू ए टू दी पावर x रहेगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ बेस में है वो इसके बेस में आ जाएगा और पावर में हो जाएगा, मतलब a टू दी पावर y इक्वल टू x। ये बात आपको याद रखना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब समझिए इस बात को, देखिए हम क्या बता रहे हैं। अगर x का वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हैं, ठीक, तो log x टू दी बेस a, तो x का वैल्यू आप जो रख रहे हैं तो उससे आउटपुट क्या मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, तो वही वैल्यू मिलेगा जिसके पावर में a के पावर में क्या रखने पर आएगा ये x, वही हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम log 100 और बेस 10 लिखें तो इसका मतलब होगा 2, क्यों, क्योंकि इसके पावर में ये नंबर रखेंगे तो ये नंबर मिलेगा। ठीक, अगर हम ऐसे लिखें log 25 और यहाँ पर √5, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि √5 के पावर में 4 रखेंगे, √5 के पावर में 4 रखने से क्या आएगा, तो 25 आएगा। इसलिए log 25 बेस √5 का वैल्यू 4, log 100 बेस 10 का वैल्यू 2। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ बिल्कुल इसका डोमेन कोडोमेन है, सारी बातें देखिए क्या होता है। इसका डोमेन हो जाता है, उसका उल्टा है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसलिए डोमेन इसका हो जाएगा क्या, तो डोमेन इसका हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। मतलब यहाँ x का वैल्यू जो लिखा जाएगा वो सब देखिए, अक्सर आप मोड में देखेंगे ये लिखा हुआ है ना, log mod x, क्योंकि इसमें हम लोग निगेटिव नहीं रख सकते हैं, रखेंगे भी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। और रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाता है इसका क्या, R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर इसका रेंज होगा। ठीक है, ग्राफ इसका कैसे बनता है, तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है इस टाइप का, उसका ठीक अपोजिट। और एक और जो केसेस बनेगा, 2 केसेस आएगा ना ए के लिए, तो एक और जो केस आएगा उसमें हम लोग फिर ग्राफ ऐसे बना देते हैं, उसमें ग्राफ ऐसे बना देते हैं।
ऐसे यहाँ 0 1। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन का, वो प्रॉपर्टीज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो कुछ फॉर्मूले है लॉगरिथमिक फंक्शन का, वही उसका प्रॉपर्टीज है। ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्या है? नंबर वन में है कि लॉग ए टू दी बेस ए का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर में ये रखने पर ये आएगा। तो लॉग ए टू दी बेस ए का वैल्यू हमेशा 1 होता है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक। दूसरा गुणधर्म क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? तो log 1 का वैल्यू चाहे बेस कुछ भी रहे, क्या आएगा वैल्यू? तो log 1 का वैल्यू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बेस कुछ भी आ रहा है तो इसका पावर में 0 करने से क्या मिलेगा? तो 1 मिलेगा। इसलिए log 1 टू द बेस 0 क्या आएगा? log 1 टू द बेस a क्या आएगा? वो 0 आएगा। वेयर यही बात सेम चीज़ है। और यहाँ पर log थर्ड वाला एग्जाम क्या है? तो log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n बेस a का वैल्यू होता है n इंटू log m। ठीक, बेस a मतलब ये जो पावर में है वो यहाँ इंटू में आ जाएगा। देखिए आ गया। और नंबर 4, ये सारा गुणधर्म, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना होगा। log m बेस a प्लस log n बेस a का वैल्यू होता है log m इंटू n, log m इंटू n बेस a। और देखिए नंबर 5, log कितना? तो log m बेस a माइनस log n बेस a। यहाँ पर इसको हम प्रूफ नहीं करवा रहे हैं बिकॉज उतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। log m बाई n, ठीक है, बेस कितना? a। फिर इसके बाद नंबर 6, log a बेस b अगर कभी रहे तो इस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं log a बाई log b। ठीक है, तो ये सारी बातें को आपको याद रखना होगा। आई होप वीडियो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। और हमारा ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारी बातें करेंगे जो क्लास 12th का पोर्शन। अभी जो बताएं क्लास 11th का ही पोर्शन था, बट ये क्या था कि हम लोग इसमें कुछ चीज़ें जो आगे समझना है तो उसके लिए हमने कर लिया ताकि अगला टॉपिक आपको समझ में आए बेहतरीन ढंग से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।